नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे अपने साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट की, और इसके पहले के वीडियो में हमने समझा था कि भारत में बेरोजगारी क्या है, जिसमें हम लोगों ने तमाम तरह के कॉन्सेप्ट को समझा था आप सभी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। आज हम लोग समझेंगे कि क्षेत्रीय असंतुलन क्या होता है, इसके अर्थ को, परिभाषा को, कारण को, प्रभाव को, और इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उपायों को भी हम लोग यहाँ पे बहुत ही विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन यानी रीजनल इम्बैलेंस का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस। क्षेत्रीय असंतुलन यानी रीजनल इम्बैलेंसेस का अर्थ है कि किसी देश या क्षेत्र में, कहाँ पे कोई देश है, अगर किसी देश की बात की जाएगी तो पूरे विश्व के कंटेक्स्ट में हम लोग एक देश को लेंगे, ठीक है। और कहा गया है या क्षेत्र में, यानी अगर किसी देश की बात करते हैं तो उस देश में कोई एक क्षेत्र है। यानी भारत की बात की जाएगी तो भारत में जो भी तमाम तरह के राज्य हैं उसमें से एक राज्य को या दो राज्य को चुना जाएगा। क्या करने के लिए? क्षेत्रीय असंतुलन को समझने के लिए। विभिन्न स्थानों के बीच आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास में असमानता। बात समझेंगे आप लोग, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, अगर हम लोग सबको वन बाई वन समझने का प्रयास करेंगे तो मैं कुछ राज्यों का यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा। बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, और इसके साथ साथ हमारे पास झारखंड। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो तमाम तरीक़ों से पिछड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं हम लोग इसी अर्थ को लेकर के, जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, उसको लेकर के समझेंगे। यहाँ पे आर्थिक स्थिति सही नहीं है, यानी प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, ठीक है। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। सामाजिक ढांचा सही नहीं है, सामाजिक स्तर पर लोग जागरूक नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, और भी तमाम तरह की बातें हो सकती हैं। और औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, यहाँ पे कारखाने नहीं हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं हैं जहाँ पे लेबर काम करेगा और गुड्स का प्रोडक्शन होगा, और उसको भी इस तरीके से लेबर मिलेगा, लेबर कंपनियों को मिलेगा, और जो भी लेबर काम करेगा उनको वेज मिलेगा, और जो भी एम्प्लॉय होंगे उनको सैलरी मिलेगी। तो औद्योगिक विकास न होने की वजह से भी क्या है, यहाँ पे क्षेत्रीय असंतुलन है। और आगे कहा गया है और बुनियादी ढांचे के विकास में असमानता। तो यहाँ पे समझेंगे कि बुनियादी ढांचे यानी बहुत तरीके से ऐसे जगह हैं जहाँ पे अभी भी रोड नहीं बने हैं, अच्छे तरीके से रोडों का विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखने को समझ में आता होगा कि हमारे वहाँ पे जो नितिन गडकरी जी हैं, वे कहते हैं कि हमने इतने इतने रोड बना दिए, वे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देखेंगे कि देश के कई राज्यों में, कई शहरों में, कई गांवों में अभी भी अच्छे रोड नहीं हैं। तो अच्छे रोड ना होने की वजह से क्षेत्रीय असंतुलन बना रहता है। इन तमाम तरह की बातों को आप लोग समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जब कुछ क्षेत्र तेज़ी से विकसित होते हैं जबकि अन्य क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं तो यह क्षेत्रीय असंतुलन कहलाता है। यानी भारत में ही कुछ ऐसे राज्य जो बहुत ही डेवलप हैं, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो भी विकास है वह बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास की श्रृंखला में पीछे रह गए हैं। तो विकास की श्रृंखला में पीछे रहने को ही हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, क्षेत्रीय असंतुलन है। अब बात करते हैं हम लोग आगे इसके कारण के बारे में। अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि जो बातें मैंने आप सभी को अर्थ में बताया ना, इसको आप लोग परिभाषा के तौर पे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्षेत्रीय असंतुलन के कारण यानी कॉजेज ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस। यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं, इसमें प्राकृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक, ये तमाम तरह के कारण हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक कारण क्या क्या हो सकते हैं कि हमारे तमाम तरह के राज्यों में, तमाम तरह के क्षेत्रों में असमानता है। कोई स्थान बहुत ज़्यादा डेवलप है, गांव उतना डेवलप होते नहीं हैं, ठीक है। प्राकृतिक बातें क्या हो सकती हैं, इसमें पहला पॉइंट है
भौगोलिक स्थितियां। कुछ क्षेत्रों में पहाड़, रेगिस्तान या अस्थिर जलवायु होने के कारण विकास बाधित होता है। आप बात करिए राजस्थान की, तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अच्छे रोड नहीं बन पा रहे हैं। अब बात करेंगे कुछ ऐसे क्षेत्र की बिहार में जहाँ पे बाढ़ आ जाता है, तो वहाँ पे रोड टूट जाते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें हो सकती हैं प्राकृतिक कारण को लेकर के, भौगोलिक स्थितियाँ हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। खनिज, जल और उर्वर भूमि की असमान उपलब्धता के कारण विकास में अंतर आता है। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे बहुत सारी बातें आप लोग स्वयं समझ सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं ऐतिहासिक कारण की, यानी हिस्टोरिकल फैक्टर्स की। औपनिवेशिक शासन के दौरान कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई, जबकि अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा की गई। स्वतंत्रता के बाद कई क्षेत्रों का औद्योगिकरण धीमा रहा। यानी आप लोग समझेंगे कि अंग्रेजी सरकार को जहां जहां पे लगा कि यहाँ पे संसाधन है, वहां से अंग्रेजी सरकार ने संसाधन निकाले, और जहां पे अंग्रेजी सरकार ने अपनी फैक्ट्रियां लगाई, जैसे उत्तर प्रदेश में कानपुर, ठीक है, तो वह क्षेत्र बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा विकास वहाँ पे रहा। और जहाँ पे पहले से डेवलपमेंट काम नहीं हुआ, वहाँ पे वे क्षेत्र विकसित नहीं हुए। इस तरीके से ये बात कही जा सकती है। और अगर हम लोग बात करें स्वतंत्रता की, तो उसके बाद भी औद्योगिक नीतियां लाई गई, लेकिन इन नीतियों के होने से भी जो भी विकास है वो बहुत ही धीमे होता गया, इसलिए अभी भी असमानता मौजूद है। अब बात करते हैं आगे हम लोग आर्थिक कारण की, यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स की। पहला पॉइंट है पूंजी निवेश की असमानता, यानी विकसित क्षेत्रों में अधिक उद्योग और व्यापार केंद्रित होते हैं। सही बात है, जिससे पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगारी और गरीबी बनी रहती है। अब जो भी विकसित क्षेत्र हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न ज़्यादा मिलता है, वहीं तो कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा। और वहाँ पे अगर कोई भी ऐसा क्षेत्र है कि जो विकसित नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न आ ही नहीं रहा है, तो क्यों भाई वहाँ पे कोई अपना कारखाना लगाएगा, फैक्ट्रियाँ क्यों लगाएगा। अब इसमें एक बात और आ जाती है कि गवर्नमेंट को भी यहाँ पे प्रमोट करना पड़ता है तमाम तरह के क्षेत्रों को। आगे है दूसरा पॉइंट, औद्योगिकरण की असमानता। कुछ क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में उद्योग स्थापित हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर हैं। सही बात है, यहाँ पे आपको समझना होगा कि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे बहुत रोजगार है। आप लोग देखते होंगे कि यूपी से, बिहार से, झारखंड से, बुंदेलखंड से, यहाँ से लेबर काम करने जाते हैं आपके पास तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, ठीक है, दिल्ली में, मुंबई में, ठीक है। तो वे क्षेत्र क्या हैं, वे क्षेत्र विकसित हैं, और यहाँ पे विकास नहीं हो पाया है, उद्योग नहीं है, इसलिए यहाँ से लोग पलायन करते हैं अन्य क्षेत्रों में। आप लोगों ने कोरोना में पूरा पूरा हाल देखा होगा। आगे बात करते हैं हम लोग राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारणों की, यानी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की। इसमें पहला पॉइंट है विकास योजनाओं का असमान क्रियान्वयन, यानी कई बार सरकार की योजनाएं विकसित क्षेत्रों में अधिक केंद्रित होती हैं, जबकि पिछड़े क्षेत्रों की अनदेखी होती है। गुजरात की बात कर लीजिए, वहाँ पे अधिक से अधिक धंधे लगाए गए, और उसकी अपेक्षा हमारे उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक धंधे, और उसकी अपेक्षा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, ऐसे जो पिछड़े राज्य हैं वहाँ पे उद्योग धंधे नहीं लगाए गए। तो इस तरीके से जहाँ पे विकास नहीं हुआ है, आप लोग अगर गवर्नमेंट में हैं तो आप उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो वहाँ विकास हो ही नहीं पाएगा। अब थोड़ा बहुत सही हो रहा है, आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। अब आगे बात करते हैं भ्रष्टाचार एवं कुप्रबंधन। सरकारी नीतियों का सही तरीके से लागू न होने के कारण कुछ क्षेत्रों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता। अगर सरकारी नीतियां नहीं लागू होंगी तो विकास नहीं हो पाएगा। प्राइवेट सेक्टर के जितने भी प्लेयर्स हैं, वे सारे के सारे प्लेयर्स अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं, और गवर्नमेंट अगर काम करती है तो लोगों के हित के लिए काम करती है। आगे बात करते हैं इसके प्रभाव की। तो प्रभाव में कई तरह के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं। पहला है आर्थिक असमानता। विकसित क्षेत्रों में उच्च आय और जीवन स्तर होता है, जबकि पिछड़े क्षेत्रों में गरीबी बनी रहती है। ठीक है। दूसरा है जनसंख्या
प्रवासन यानी माइग्रेशन, लोग रोजगार और बेहतर जीवन के लिए ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों से शहरी और विकसित क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। ये लाजमी है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा और उसके पास स्किल है तो वह ग्रामीण क्षेत्रों को, अपने गांवों को छोड़ करके शहरों में जरूर आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरे की, शहरीकरण की समस्याएं। तेजी से पलायन के कारण शहरों में भीड़, झुग्गी झोपड़ियों, प्रदूषण और बुनियादी सेवाओं की कमी हो जाती है। ये सारी सारी समस्याएं आ जाती हैं, प्रभाव यही पड़ता है अगर कहीं पे रीजनल इम्बैलेंस है तो। ठीक है, और चौथा है सामाजिक असंतोष और अशांति, बेरोजगारी, गरीबी और असमानता के कारण अपराध, नक्सलवाद और अन्य सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये भी एक प्रभाव ही है। अगर देश में सभी क्षेत्रों में समुचित विकास नहीं होगा तो ये तमाम तरह की समस्याएं अपने आप ही जन्म लेती रहेंगी और गवर्नमेंट चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को अधिक से अधिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए सभी क्षेत्रों को लेकर के। पांचवा है राष्ट्रीय विकास में बाधा, यानी असमान विकास के कारण पूरे देश की प्रगति धीमी हो जाती है। सही बात है भाई साहब। और हम लोग बात करेंगे अब उपायों की, यानी क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के उपाय, यानी मेजर्स टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस। इसमें पहला है संतुलित औद्योगिकीकरण, और इसमें बात कही गई है कि पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। जहाँ पे उद्योग नहीं है वहाँ पे उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार अपने आप मिल जाएगा। दूसरा है बुनियादी ढांचे का विकास, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं को ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विकसित किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट काम कर भी रही है और गवर्नमेंट काम करती भी है। कुछ क्षेत्रों को लेकर के नहीं हो पाते हैं, भ्रष्टाचारी है तो प्रॉब्लम्स आते ही हैं, लेकिन ये उपाय अच्छे हैं। तीसरा है कृषि और ग्रामीण विकास, किसानों को आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधा और बाजार उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना चाहिए। ये बात भी गवर्नमेंट को समझनी चाहिए। चौथा है आर्थिक नीतियों में संतुलन, सरकारी नीतियों को इस तरह लागू किया जाए कि सभी क्षेत्रों को समान अवसर मिलें। मैंने बात कहा ना कि अगर सभी क्षेत्रों में विकास नहीं होगा, सभी क्षेत्रों में एक तरीके से नीतियां नहीं होंगी तो सभी क्षेत्रों का उचित विकास नहीं हो पाएगा। और पांचवा है पर्यटन और सेवा क्षेत्र का विस्तार, पिछड़े क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देकर आर्थिक गतिविधियों को विकसित किया जा सकता है। अगर पर्यटन है, यहाँ पे पर्यटन की संभावना है, अगर वे क्षेत्र पिछड़े हैं तो वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देकर जो भी बुनियादी ढांचे हैं उनको पूरा करके यहाँ पर उस क्षेत्र को विकसित क्षेत्रों की श्रेणी में लाया जा सकता है। छठवां है स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हो सकती हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, यानी कंक्लूजन की। तो कहा जा सकता है, हम लोग कह सकते हैं कि भाई साहब देखिए कि क्षेत्रीय असंतुलन एक गंभीर समस्या है जो देश के समग्र विकास को बाधित करता है, इसके समाधान के लिए सरकार, उद्योग और समाज को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि सभी क्षेत्रों का समान और संतुलित विकास हो सके। इसलिए ये बातें हम लोग कह सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो में हमने समझा कि क्षेत्रीय असंतुलन क्या होता है, इसके तमाम तरह के कॉन्सेप्ट को समझा। इससे रिलेटेड हम लोग आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।